मूवी की शुरुआत इथाका नाम के एक शक्तिशाली राज्य से होती है, जहां एक महान राजा ओडिसिस अपने परिवार और अपनी प्रिय पत्नी के साथ सुखी जीवन बिता रहा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसे अपने राज्य, अपने बेटे और अपनी पत्नी को छोड़कर एक भयानक युद्ध लड़ने के लिए निकलना पड़ता है। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। साल दर साल बीतते गए और संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार अपनी बुद्धिमानी और अद्भुत वीरता के दम पर ओडिसिस अपने दुश्मनों को परास्त कर देता है और एक ऐतिहासिक जीत हासिल करता है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। युद्ध जीतने के बाद जब सभी सैनिक अपने अपने घर लौटने के लिए समुद्र का रास्ता पकड़ते हैं, तभी अचानक समुद्र का शांत पानी एक भयानक तूफान में बदल जाता है। विशाल लहरें जहाजों को निगलने लगती हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। धीरे धीरे ओडिसिस के कई साथी उस तूफान में अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं ओडिसिस खुद समुद्र की लहरों में बहकर एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक भटकता रहता है। उसकी ये यात्रा दिनों की नहीं बल्कि वर्षों की बन जाती है। समय इतनी तेजी से गुजरता है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि पूरे 10 साल बीत चुके हैं। लगातार संघर्ष, अकेलापन और दर्द उसकी याददाश्त को भी कमजोर करने लगते हैं। कई बार तो उसे अपना ही अतीत धुंधला दिखाई देने लगता है। वो ये तक भूलने लगता है कि वो कौन था और किस मकसद से निकला था, और यहीं से कहानी अपनी असली दिशा पकड़ती है। दूसरी ओर इथाका राज्य की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी थी। राज्य में आए दिन सभाएं लगती थीं। लोग इकट्ठा होकर सिर्फ एक ही बात करते थे, क्या ओडिसिस अब इस दुनिया में नहीं रहा? किसी का मानना था कि वो युद्ध में मारा गया। कुछ कहते थे कि समुद्र के तूफान ने उसे निगल लिया, जबकि कुछ लोग ये भी मानते थे कि रास्ते में रहने वाले रहस्यमयी राक्षसों और दैवी शक्तियों ने उसकी जान ले ली होगी। पूरा राज्य अफवाहों और चर्चाओं से भरा हुआ था, लेकिन उन सब के बीच एक बूढ़ा आदमी ऐसा भी था जिसका विश्वास आज भी नहीं टूटा था। वो हर सभा में खड़ा होकर लोगों को ओडिसिस की वीरता की कहानियां सुनाया करता था, मानो उसे पूरा यकीन हो कि उसका राजा एक दिन जरूर लौटेगा। इसी दौरान हमें पता चलता है कि ओडिसिस का एक बेटा भी है जिसका नाम टेलीमैक्स है। अब वो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसने अपने पिता को लगभग कभी जाना ही नहीं। उसकी माँ आज भी हर दिन उसी उम्मीद में जी रही है कि शायद एक दिन ओडिसिस वापस लौट आए। हालांकि 10 साल तक कोई खबर न मिलने की वजह से उसके दिल में भी उम्मीद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। जब भी वो बूढ़ा आदमी लोगों के सामने ओडिसिस की बातें करता, तब ओडिसिस की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती, शायद इसलिए क्योंकि वो झूठी उम्मीदों से फिर टूटना नहीं चाहती थी। लेकिन टेलीमैक्स का विश्वास बिल्कुल अलग था। वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है, मेरे पिता जिंदा हैं और एक दिन जरूर लौटेंगे। उधर ओडिसिस की पत्नी अकेले पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी, मगर राज्य में कुछ लालची और स्वार्थी लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। वे उससे शादी करके इथाका का सिंहासन अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उनका कहना था कि अब नए राजा का चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि ओडिसिस के लौटने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे महल के भीतर साजिशें शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ टेलीमैक्स भी अब अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा था, लेकिन राज्य के लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे। वे उसे ताने मारते हुए कहते, जो अपने पिता का पता तक नहीं लगा पाया वो राजा क्या बनेगा। ये बातें उसके दिल में गहरे उतर जाती हैं। इन्हीं बातों से परेशान होकर वो अपने पिता के एक पुराने मित्र के पास पहुंचता है, जो अब लगभग अंधे हो चुके थे। टेलीमैक्स उनसे कहता है, मैं भी अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे तलवार चलाना सिखाइए। ओडिसिस का वो मित्र अब ठीक से देख नहीं सकता था, लेकिन वर्षों का अनुभव अभी भी उसके साथ था। वो आवाज, कदमों की आहट और हथियारों की टक्कर से हर वार का अंदाजा लगा लेता था। इसी अनोखे तरीके से वो टेलीमैक्स को युद्ध की कला सिखाना शुरू कर देता है। प्रशिक्षण के दौरान वो कई बार ओडिसिस की पुरानी वीर गाथाएं भी सुनाता रहता है, ताकि टेलीमैक्स सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं बल्कि एक सच्चे योद्धा का धैर्य और बुद्धिमानी भी सीख सके। उस बूढ़े योद्धा के पास एक बहुत बूढ़ा कुत्ता भी था। वो टेलीमैक्स से कहता है, इस कुत्ते को वर्षों पहले ओडिसिस ही यहाँ छोड़कर गया था। देखो, आज भी ये उसी की राह देख रहा है। वफादारी का असली मतलब अगर किसी से सीखना हो तो इससे सीखो। कुछ पल रुकने के बाद वो मुस्कुराकर कहता है, सिर्फ तलवार चलाना सीख लेने से कोई अपने पिता जैसा महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए साहस, धैर्य और सही निर्णय लेना भी जरूरी होता है। ये बात टेलीमैक्स के दिल में गहराई तक उतर जाती है, और जब वो वहाँ से वापस लौटता है तो बिना समय गंवाए सीधे अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। टेलीमैक्स अपनी माँ के सामने खड़ा होकर बार बार एक ही सवाल पूछता है, अगर आपको पिता के बारे में जरा सी भी जानकारी हो तो कृपया मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें ढूंढने जरूर जाऊंगा। अपने बेटे की बेचैनी और उसकी आंखों में छिपी उम्मीद देखकर उसकी माँ कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। फिर वो एक ऐसी बात बताना शुरू करती है जिसे उसने पूरे 10 साल तक अपने दिल में छिपा कर रखा था। वो कहती है कि युद्ध पर जाने से ठीक पहले ओडिसिस ने उसे अकेले बुलाया था। उसने गंभीर आवाज में कहा था, इस युद्ध का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है मैं कभी वापस न लौट सकूं, और ये भी हो सकता है कि मैं जीत कर लौट आऊं। कुछ पल रुकने के बाद उसने एक और बात कही जो उससे भी ज्यादा कठिन थी, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना। पूरे राज्य की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना। हमारे दुश्मन किसी भी समय इथाका पर हमला कर सकते हैं। उस वक्त राज्य को एक मजबूत शासक की जरूरत होगी। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है।
ऑडिसिस की पत्नी महल के भीतर रखा एक विशाल धनुष निकालती है और उसे टेलीमैक्स की ओर बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम सच में अपने पिता की राह पर चलना चाहते हो तो पहले इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। टेलीमैक्स पूरी ताकत लगा देता है। एक बार, दो बार, बार बार कोशिश करता है, लेकिन वो उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल नहीं हो पाता। तभी कहानी एक बार फिर अतीत की ओर मुड़ती है। हम देखते हैं कि यही धनुष ऑडिसिस कितनी सहजता से संभाल लिया करता था। वो कुछ ही क्षणों में उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देता था, मानो ये उसके लिए कोई मुश्किल काम ही न हो। ये देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि उसका बेटा अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां वो पूरे राज्य का भार अपने कंधों पर उठा सके। लेकिन टेलीमैक्स हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी माँ से कहता है, मैं एक महान सम्राट से मिलने जाऊंगा, शायद उन्हें पिता के बारे में कुछ पता हो। उसकी माँ तुरंत उसे रोक देती है। वो कहती है, ये सफर सुरक्षित नहीं है, अभी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन टेलीमैक्स गुस्से में जवाब देता है, मुझे लगता है आप अपनी राजगद्दी छोड़ना ही नहीं चाहती, इसलिए मुझे जाने से रोक रही हैं। ये सुनकर उसकी माँ सख्त आवाज में उसे डांटती है और कहती है, बेवजह की बातें मत करो। लेकिन टेलीमैक्स किसी की बात नहीं सुनता। वो उसी समय एक नाव तैयार करता है और समुद्र के रास्ते उस सम्राट से मिलने निकल पड़ता है। उधर कहानी पहली बार ऑडिसिस की ओर लौटती है। वो एक सुनसान रेतीले द्वीप पर अकेला भटकता हुआ दिखाई देता है। उसके पास एक रहस्यमयी युवती मौजूद थी जो लगातार उससे उसके अतीत को याद करने के लिए कह रही थी। लेकिन ऑडिसिस जितना अपने दिमाग पर जोर डालता, उसकी यादें उतनी ही धुंधली हो जाती। उसी दौरान वहाँ एक और रहस्यमयी महिला आती है। उसकी मौजूदगी जैसे ऑडिसिस के बिखरे हुए अतीत को जोड़ने लगती है। काफी देर तक याद करने की कोशिश के बाद उसे धीरे धीरे युद्ध के वे दृश्य याद आने लगते हैं जहाँ वो अपने साथियों के साथ लगातार 10 वर्षों तक लड़ता रहा था। उसे याद आता है कि आखिरकार दुश्मन का सम्राट उसके सामने घुटने टेक देता है और वहीं वो लंबा युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन असली मुसीबत तो उसके बाद शुरू हुई थी। जब ऑडिसिस अपने जहाजों के साथ इथाका लौट रहा था, तब उसके बेड़े में कुल 3 जहाज बचे थे। उनमें से एक जहाज की कमान उसका सबसे भरोसेमंद साथी संभाल रहा था। समुद्र की यात्रा के दौरान उन्हें दूर एक टापू दिखाई देता है। भोजन और पानी की तलाश में वे सभी उस द्वीप पर उतरते हैं। वहाँ उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद अंदर खाने पीने का सामान मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुँचते हैं, उनके सामने एक विशालकाय राक्षस आ जाता है। वो दैत्य बिना किसी चेतावनी के सैनिकों पर टूट पड़ता है। एक एक करके वो कई सैनिकों को पकड़कर निगलने लगता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो निश्चिंत होकर एक छोटे बच्चे की तरह वहीं गहरी नींद में सो जाता है। ये देखकर कुछ सैनिक उसे उसी समय मार देना चाहते हैं, लेकिन ऑडिसिस उन्हें रोक देता है। वो कहता है, अगर हमने इसे अभी मार दिया तो इस गुफा से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी सभी की नजर गुफा के द्वार पर जाती है। राक्षस पहले ही एक विशाल चट्टान से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर चुका था। अब वे सभी अंदर फंस चुके थे। समय बीतता गया और वो राक्षस एक एक करके और सैनिकों को अपना शिकार बनाता रहा। आखिरकार अपने साथियों को मरते देख ऑडिसिस का धैर्य टूट जाता है। वो एक नुकीला हथियार उठाता है और सही मौके का इंतजार करता है और पूरी ताकत से राक्षस की आंख पर वार कर देता है। भयानक दर्द से वो दैत्य चीख उठता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर ऑडिसिस और उसके बचे हुए साथी किसी तरह गुफा से निकल भागते हैं और तेजी से अपने जहाजों तक पहुंच जाते हैं। राक्षस उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र की दूरी बढ़ने के साथ वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। दूसरी ओर टेलीमैक्स आखिरकार उस महान सम्राट के महल तक पहुंच जाता है। सम्राट उसका स्वागत करता है और फिर ट्रॉय के युद्ध की एक पुरानी घटना सुनाता है। वो बताता है, युद्ध जीतना लगभग असंभव हो चुका था। तब ऑडिसिस ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने इतिहास बदल दिया। वो विशाल लकड़ी का घोड़ा जिसे हमने कहानी की शुरुआत में समुद्र में तैरते देखा था, दरअसल कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उसके भीतर कई चुनिंदा सैनिक छिपे हुए थे और उन्हीं सैनिकों में ये सम्राट भी शामिल था। जब दुश्मन उस घोड़े को जीत की निशानी समझकर अपने शहर के भीतर ले आए तो रात होने का इंतजार किया गया। अंधेरा छाते ही सभी सैनिक घोड़े के भीतर से बाहर निकले और अचानक हमला बोल दिया। यही वो योजना थी जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। कहानी एक बार फिर ऑडिसिस के वर्तमान में लौटती है। रहस्यमयी युवती उससे फिर कहती है, अपने अतीत को याद करो, वहीं तुम्हारी पहचान छिपी है। इस बार ऑडिसिस को कुछ और दृश्य याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उस एक आंख वाले राक्षस से बच निकलने के बाद वे लोग दूसरे द्वीप पर पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां भोजन और आराम मिलेगा, लेकिन वहां उनका सामना ऐसे विशालकाय प्राणियों से हुआ जो बाहर से इंसानों जैसे दिखते थे, मगर उनका असली रूप बेहद भयावह था। उनके विशाल शरीर और खतरनाक ताकत को देखकर ऑडिसिस तुरंत समझ गया कि वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। इसीलिए उसने बिना देर किए अपनी पूरी सेना को वापस जहाजों की ओर लौटने का आदेश दे दिया। हालांकि उस खतरनाक सफर में ऑडिसिस के कई बहादुर सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे, फिर भी बची हुई टोली उम्मीद नहीं छोड़ती। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद वे एक और अनजान द्वीप पर पहुंचते हैं। इस बार भी उनका उद्देश्य वही था, किसी तरह भोजन और पानी की व्यवस्था करना। लेकिन पिछली घटनाओं से सबक लेकर ऑडिसिस खुद समुद्र किनारे ही रुक जाता है। वह अपने कुछ साथियों से कहता है, तुम लोग सावधानी से जाओ, कुछ भी अजीब
अजीब लगे तो तुरंत वापस लौट आना। सैनिक धीरे धीरे द्वीप के भीतर बढ़ते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब बात दिखाई देती है। वहाँ जितने भी जंगली जानवर थे वे असामान्य रूप से शांत थे। न कोई हमला, न कोई डर, बस अजीब सी खामोशी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें जंगल के बीच एक सुंदर सा घर दिखाई देता है। जब वे अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि वहाँ स्वादिष्ट भोजन पहले से सजा हुआ है। उसी घर में एक रहस्यमयी महिला भी मौजूद थी। सैनिकों को देखकर वो पहले थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन जब सैनिक बताते हैं कि उनका इरादा उसे नुकसान पहुँचाने का नहीं है और वे केवल कई दिनों से भूखे हैं, तो वो मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर बुला लेती है। कुछ ही देर में वो उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोस देती है। लंबे सफर से थके हुए सैनिक बिना किसी शक के खाना खाने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये भोजन उनके लिए एक जाल था। जैसे ही सभी सैनिक खाना खत्म करते हैं, वो महिला धीमी आवाज में कोई रहस्यमयी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। अगले ही पल एक एक करके सभी सैनिकों का शरीर बदलने लगता है। कुछ ही क्षणों में वे इंसान नहीं बल्कि स्वर बन जाते हैं। तभी ओडिसिस के साथियों को उस रहस्य का जवाब मिल जाता है। रास्ते भर जो शांत जानवर उन्हें दिखाई दे रहे थे वे असल में कभी इंसान ही थे। उस रहस्यमयी महिला ने अपने जादू से उन्हें जानवरों में बदल दिया था। यही वजह थी कि पूरा द्वीप असामान्य रूप से शांत दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि वो अपने जादू से यात्रियों को जानवर बनाकर वहीं कैद कर लेती थी ताकि उन्हीं के सहारे अपना जीवन चला सके। उधर जब काफी देर तक कोई भी सैनिक वापस नहीं लौटता तो ओडिसिस को चिंता होने लगती है। वो अकेला ही उस घर की ओर बढ़ता है। महिला उसे भी पहले की तरह बड़े प्यार से भोजन परोसती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही ओडिसिस खाना खाने बैठता है, उसे महसूस होता है कि महिला लगातार अपने होंठ हिला रही है, मानो वो कोई मंत्र पढ़ रही हो। ओडिसिस तुरंत सतर्क हो जाता है। वो बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकालता है और महिला के गले पर रख देता है। फिर सख्त आवाज में कहता है, हमें सच बताओ, हम अपने घर वापस कैसे पहुंच सकते हैं? हम वर्षों से इस समुद्र में भटक रहे हैं। अब महिला समझ चुकी थी कि ओडिसिस साधारण इंसान नहीं है। वो शांत होकर बताती है, अगर तुम सच में घर लौटना चाहते हो तो अगले द्वीप पर जाओ। वहाँ देवताओं को पशु बलि चढ़ाकर अपने पापों का प्रायश्चित करो, तभी तुम्हारे लिए सही रास्ता खुलेगा। ओडिसिस उसकी बात मान लेता है। रवाना होने से पहले वो महिला अपने जादू को वापस ले लेती है। जो सैनिक जानवरों में बदल गए थे वे फिर से इंसान बन जाते हैं। इसके बाद सभी लोग अगले द्वीप की ओर यात्रा शुरू करते हैं। वहाँ पहुँचने पर ओडिसिस की मुलाकात एक ऐसे सम्राट से होती है जिसे वो पहले से जानता था, लेकिन उसकी हालत देखकर ओडिसिस हैरान रह जाता है। वो पूछता है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? सम्राट गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, जब भी तुम अपने घर लौटो पहले पूरी सच्चाई जान लेना। अगर बिना सोचे समझे कदम उठाया तो तुम्हारा अंजाम भी मेरे जैसा होगा। फिर वो अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि युद्ध जीतकर लौटने के बाद उसी की पत्नी ने उसकी हत्या कर दी थी। अब उसके सामने केवल उसकी भटकती हुई आत्मा बची थी, लेकिन ऐसा उसने बिना वजह नहीं किया था। सम्राट स्वीकार करता है कि युद्ध जीतने के लिए उसने अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी थी। उसी पाप का परिणाम आखिरकार उसे भुगतना पड़ा। इसके बाद वो ओडिसिस को आगे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देता है। वो कहता है, आगे तुम्हें एक और रहस्यमयी द्वीप मिलेगा। वहाँ एक विशाल छाया तुम्हारी परीक्षा लेगी। अगर तुम उस परीक्षा में सफल हो गए तभी तुम्हें घर लौटने का रास्ता मिलेगा। लेकिन वो एक और बात भी कहता है जिसे सुनकर ओडिसिस कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उस सफर में तुम्हारे लगभग सभी साथी मारे जाएंगे और अंत में केवल तुम ही जीवित बचोगे। ये भविष्यवाणी सुनकर भी ओडिसिस अपने कदम पीछे नहीं हटाता। जब वो वहाँ से लौटने लगता है तभी उन सभी सैनिकों की आत्माएं जो इस कठिन यात्रा में मारे जा चुके थे मानो उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। उनकी यादें और उनका बलिदान हर पल उसका पीछा कर रहे थे। ओडिसिस अपने बचे हुए साथियों के साथ किसी तरह उस जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ इथाका में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। एक प्रभावशाली व्यक्ति ओडिसिस की पत्नी के पास आता है। वो उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखता है और कहता है कि अब राज्य की बागडोर उसे अपने हाथों में सौंप देनी चाहिए। लेकिन ओडिसिस की पत्नी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसकी खामोशी ही उसका उत्तर थी। उधर जिस सम्राट से टेलीमार्क्स मिलने गया था वो उसे सलाह देता है, अब तुम्हें अपने राज्य लौट जाना चाहिए। इस समय तुम्हारी माँ को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। टेलीमार्क्स उसकी बात मान लेता है और इथाका लौटने के लिए रवाना हो जाता है। कहानी फिर वर्तमान में ओडिसिस की ओर लौटती है। वो समुद्र किनारे लकड़ियों से एक नई नाव तैयार कर रहा था। उसी समय वो रहस्यमयी महिला एक बार फिर उससे उसके अतीत के बारे में पूछती है। ओडिसिस कुछ पल चुप रहता है, फिर अपनी अधूरी यादों को जोड़ते हुए आगे की कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि जब वे अपने साथियों के साथ अगले द्वीप की ओर बढ़ रहे थे तभी यात्रा
यात्रा के दौरान उसने अपने सैनिकों से कहा, आत्माओं ने चेतावनी दी है कि ये समुद्र हर किसी को घर लौटने नहीं देगा। कुछ सैनिक डर जाते हैं, लेकिन ओडिसिस पूरे विश्वास के साथ कहता है, मैं अभी भी मानता हूँ कि हम सब अपने घर वापस लौटेंगे। हिम्मत मत हारो। उनकी यात्रा लगातार आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में वे एक और द्वीप पर रुकते हैं ताकि बाकी सैनिक भोजन कर सकें, लेकिन ओडिसिस खुद कुछ भी नहीं खाता। उसके मन में केवल एक ही इच्छा बची थी, अपने घर लौटने की रात होते ही वे फिर समुद्र में निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार समुद्र पहले जैसा शांत नहीं था। कुछ ही देर में आसमान काले बादलों से भर जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते उनका जहाज एक भयानक तूफान के बीच फंस जाता है। यहीं से उनकी यात्रा एक बार फिर मौत के सबसे खतरनाक इम्तिहान में बदल जाती है। इसके आगे की घटनाएं ओडिसिस को बिल्कुल याद नहीं थीं। तब वो रहस्यमयी महिला उसे पूरी बात बताती है। वो कहती है, तुम मुझे समुद्र के किनारे बेहोश पड़े मिले थे। मैं तुम्हें अपने घर ले गई, तुम्हारा इलाज किया और कई दिनों तक तुम्हारी देखभाल करती रही। जब तुम्हें होश आया तब भी तुम्हें अपना अतीत याद नहीं था। इतना कहकर वो ओडिसिस के हाथ में एक लॉकेट रख देती है। जैसे ही उसकी नजर उस लॉकेट पर पड़ती है, उसकी बिखरी हुई यादें लौटने लगती हैं। उसे अपनी पत्नी, अपना बेटा टेलीमाक्स और अपना राज्य इथाका याद आ जाता है। ये सोचकर कि शायद वे आज भी उसका इंतजार कर रहे होंगे, उसकी आंखें भर आती हैं। महिला मुस्कुराकर कहती है, अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ। ओडिसिस एक छोटी सी नाव बनाकर समुद्र में निकल पड़ता है। सफर के दौरान वो बेहोश हो जाता है और जब अगली बार उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को इथाका के समुद्र तट पर पाता है। सीधे महल जाने के बजाय वो एक भिखारी का भेष बना लेता है। रास्ते में उसकी मुलाकात टेलीमाक्स से होती है, लेकिन वो अपनी असली पहचान नहीं बताता। वो सिर्फ इतना कहता है कि वो उसके पिता का साथी है और ओडिसिस जल्द लौटने वाला है। फिर वो टेलीमाक्स को सलाह देता है कि महल जाकर पता लगाए कौन लोग उसके पिता के वफादार हैं और कौन उनके दुश्मन। साथ ही वो एक योजना भी बताता है, अपनी माँ से कहना कि वो दोबारा विवाह की घोषणा करें, इससे हमारे दुश्मन खुद सामने आ जाएंगे। उसी समय ओडिसिस का बूढ़ा कुत्ता उसे पहचान लेता है। ये देखकर टेलीमाक्स को उस भिखारी पर शक होने लगता है। महल पहुंचने के बाद टेलीमाक्स अपनी माँ को पूरी योजना बता देता है। इसके बाद पूरे राज्य में घोषणा होती है कि जो व्यक्ति ओडिसिस के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेद देगा वही नया राजा बनेगा। एक एक करके कई योद्धा कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। तभी वो भिखारी आगे बढ़ता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो धनुष पर आसानी से प्रत्यंचा चढ़ाकर सटीक निशाना लगा देता है। पूरा महल स्तब्ध रह जाता है। अब सभी समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ओडिसिस ही है। इसके बाद महल में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। ओडिसिस अपने दुश्मनों को परास्त कर देता है, जबकि उसके वफादार लोग सम्मान से उसके सामने सिर झुका देते हैं। हालांकि इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। वो अपनी पत्नी की बाहों में गिर पड़ता है, लेकिन इलाज के बाद धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। 8 महीने बाद इथाका में फिर से शांति लौट आती है। ओडिसिस अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देता है और अपने बेटे टेलीमाक्स को राज्य का नया उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। इसी भावुक पल के साथ द ओडिसी की कहानी समाप्त हो जाती है। मिलती हूँ अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के